होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बनाने वाली जो सीरीज स्टार्ट की है हमारे साथ मिल करके, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और ये 60-60 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज देखते हुए चल रहे हैं तो मान के चलिए 100 क्वेश्चंस आप लोग डेली नए करते हुए चल रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ करके उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं आप लोग उसको ज़रूर देखिए, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या मॉक टेस्ट हो, जो कुछ भी करवाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर डेली होमगार्ड से रिलेटेड सेशन मिलेंगे और इंडिया लेवल के आज के सेशन में 50 क्वेश्चंस करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, सेशन को लाइक करके अटेंडेंस लगा देना, और इस सेशन का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग 50 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करें और हमारे साथ साथ जवाब करते हुए चले इन सभी क्वेश्चंस का। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा रहा है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कह रहा राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार यूज होता है, बताइए। राष्ट्रगान आप सभी लोग गाते हैं, उसमें जय शब्द कितनी बार आता है? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग याद कर लेना, ये 10 बार यूज होता है जय शब्द। और एक लाइन ऐसी आती है जहां पर जय 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 बोला जाता है, वो 3 बार यूज होता है, तो उसको भी ध्यान कर लेना। ओवरऑल राष्ट्रगान की बात की जाए तो 10 बार यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा 200 का नोट पहली बार किस वर्ष जारी हुआ था, नाम बताइए। सन पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना 200 का नोट जो जारी हुआ था वो 17 में जारी हुआ था, 2017। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको मैं डिटेल से थोड़ा बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 का नया नोट अगस्त 2017 में पहली बार क्या किया था, जारी किया था। इसका उद्देश्य छोटे नोटों की कमी को पूरा करना था। क्या करना था? कमी को पूरा करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? अगर जीएसटी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? याद कर लेना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ये जीएसटी का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, जीएसटी होता क्या है नहीं पता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपने आंसर बी को लॉक किया है जो कि बिल्कुल सही है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। यह कई पुराने करों को हटाकर एक ही कर प्रणाली बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपने अगर लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया? डेट, महीना और सन आपसे सब पूछा जा रहा, बताइए। तो जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया? अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेना। 24 जनवरी सन 1950 को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया था जनगण मन को। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझा दूं तो जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसीलिए सही उत्तर आपको 24 जनवरी सन 1950 के साथ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोबाइल सेवा कब शुरू हुई? तो मोबाइल सेवा कब शुरू हुई ये सन आपसे पूछ रहा है, तो याद कर लेना 1995 में भारत में मोबाइल सेवा स्टार्ट हुई थी। थोड़ा मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊं तो ऐसे आप समझ सकते हैं, भारत में पहली बार मोबाइल सेवा 1995 में शुरू हुई थी। पहली मोबाइल कॉल कोलकाता से दिल्ली के बीच में की गई थी। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में मोबाइल सेवा फैल गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक कर देना है। अगर पहली कॉल पूछी जाए तो कोलकाता से दिल्ली के बीच में की गई थी, याद कर लेना। 26/11 मुंबई आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? सन पूछा जा रहा है, याद कर लेना। 26/11 जो हमला हुआ था वो सन 2008 में हुआ था। अच्छा, 26/11 हमला जो है आतंकी, ये क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था? तो याद कर लेना, मुंबई में बड़ा आतंकी हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था, इसीलिए इसे 26/11 हमला कहा जाता है। यह हमला मुंबई के कई स्थानों पर हुआ था, जिससे पूरे देश में शोक हो गया और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का संविधान अपने हाथों से किसने लिखा? ऑप्शन में चेक करिए, दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण राजयादा या राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का संविधान अपने हाथों से डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य रूप से निर्माता माना जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे और संविधान बनाने में उनकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान की मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ को किसने सजाया, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए प्लीज इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर किसी स्टूडेंट को पता वो कमेंट बॉक्स में फटाफट करे। यहाँ पर दिया गया है नंदलाल बोस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पहला पड़ाव और पहला ही आपका सही हो गया। आप डिटेल में देख सकते हैं भारत के संविधान की मूल प्रति के हर पृष्ठ को सुंदर चित्रों से सजाने का काम नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किया था। इन चित्रों में भारतीय संस्कृति और इतिहास को दिखाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नंदलाल बोस को याद कर लेना। इन्होंने ही संविधान की मूल प्रति के पृष्ठ को सजाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया, तो प्रारूप समिति याद कर लेना। प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में थोड़ा आप लोग जानकारी ले लें। वैसे तो आपको आंसर पर ही फोकस करना, लेकिन डिटेल में जो नीचे दिया गया है वो आपको समझने के लिए करवा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाए। इसलिए उसको केवल समझना है, राइट आंसर आपको केवल आंसर ही करना है, क्वेश्चन पढ़ करके आंसर ही करना है। और जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया वो आपको समझने के लिए दिया गया, और जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, वहाँ से आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है, इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का काम प्रारूप समिति ने किया था। इस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अभी मैंने आपको बताया था जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। फिर से आप लोग देख लीजिए, जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। इसमें ग्राहक वस्तु खरीदते समय कर देता है, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, जीएसटी लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, तो जीएसटी लागू करने में भारतीय संविधान में जो 101वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत ये किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में देखिए, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान का 101वां संशोधन किया गया था। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। क्वेश्चन, भारत में पिन कोड प्रणाली किस तारीख को लागू की गई, डेट पूछी जा रही, सन पूछा जा रहा, महीना पूछा जा रहा, बताइए। तो याद कर लेना, ये 15 अगस्त सन 1972 में स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत में डाक व्यवस्था को आसान बनाने के लिए पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई। इससे हर क्षेत्र को एक विशेष 6 अंकों का कोड दिया गया, जिससे डाक सही जगह और जल्दी पहुंच सके। इसका मतलब यही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप सभी का पिन कोड क्या है, आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप लोग इस क्लास को कहां से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना नाम और ये क्लास आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो लंदन में है। लंदन ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया, इसको देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो समुद्री यात्रा और जहाजों की सुरक्षा से जुड़े नियम बनाती है। इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर किस राज्य में है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो पंजाब के साथ कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। और जो वाघा बॉर्डर है ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक प्रसिद्ध सीमा है। यह पंजाब राज्य के अमृतसर के पास स्थित है और यहाँ रोज बीटिंग स्ट्रीट समारोह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप विवादित रहा है। ए में दिया गया है आपका कच्छातीव द्वीप, आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित एक छोटा द्वीप है। यह द्वीप 1974 में भारत ने श्रीलंका को दे दिया, इसीलिए इसे लेकर विवाद की चर्चा बनी रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है अगर आप लोग लॉक कर रहे होंगे। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के कौन सा सागर स्थित है। अगर सागर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ये बंगाल की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। इसको डिटेल में देख लीजिए, भारत के दक्षिण में श्रीलंका स्थित है और इसके आसपास का समुद्री क्षेत्र बंगाल की खाड़ी का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जा रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है।
सिंधु, गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र। तो याद कर लेना, जो ये सिंधु नदी है इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। यहाँ पर डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर समझौता हुआ है, जिसे सिंधु जल संधि 1960 कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों को विकास और गरीबी कम करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा जो थी उसका नाम क्या है? सत्य के प्रयोग। याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको डिटेल में भी देख लीजिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों के बारे में लिखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सत्य के प्रयोग बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहा गया? सन पूछा जा रहा है। तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा गया था वो सन 1944 को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संदेश में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके बाद से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है? झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो याद कर लेना, अगर लिग्नाइट की बात की जाए तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भूरा कोयला जिसको बोलते हैं भंडार तमिलनाडु के नेवले क्षेत्र में, तमिलनाडु के नेवली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ से लिग्नाइट निकालकर बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? राज्य का नाम बताइए फटाफट 5 सेकंड के अंदर। ऑप्शन ए में दिया गया है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है जो सबसे अधिक देशों की सीमा से जुड़ा है। इसकी सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लगती है, इसीलिए यह सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर अगर आपने लॉक किया है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? नाम बताइए। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात की जाए तो आपको चंद्रमा को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और रात में हमें आसमान में दिखाई भी देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, लोहे में जंग किस गैस के कारण लगती है? गैस का नाम बताइए। तो क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो जो भी स्टूडेंट ऑक्सीजन को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, जब लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है, इसीलिए जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? 25 क्वेश्चंस में से फटाफट आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लाइक करके न्यू विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। हम आपके लिए धुआंधार क्लासेस लेकर आएंगे। जो भी आपका 45 से 50 दिनों का टाइम बचा हुआ है तो आपको वही चीज़ें पढ़ना है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आपसे पूछे जाने की संभावना 101% रहती है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है, वही चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें, रक्तचाप मापने की मशीन को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, इसको बोलते हैं स्पेग्मो मैग्नोमीटर। आपके ऑप्शन सी में दिया गया जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं, स्पेग्मो मैग्नोमीटर वह मशीन है जिसमें मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। डॉक्टर अस्पताल में इसी उपकरण से बीपी चेक करते हैं।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सभी को पता होगा, कई बार मैंने आपको बताया है, रिकेट्स अगर आपने लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इससे हड्डियां कमजोर और टेढ़ी हो सकती हैं, खासकर ये बच्चों में देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, शरीर में खून को शुद्ध कौन करता है बताइए, हृदय, फेफड़ा, किडनी या मस्तिष्क। तो खून को प्यूरिफाई किडनी के द्वारा किया जाता है, जिनको हम दूसरे नाम से वर्क बोल देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, किडनी यानी गुर्दे शरीर में खून को छानकर गंदे पदार्थ और अतिरिक्त पानी बाहर निकालते हैं, इसीलिए किडनी को खून साफ करने वाला अंग भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ये बृहस्पति है। बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार बाकी सभी ग्रहों से काफी बड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है, एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक देख करके छोड़ चुके हैं वो समझ लीजिए कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, उनका यहीं पर ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को एंड तक देखेंगे और यहाँ तक देखते हुए चले आए तो समझ लीजिए अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँचने वाले हैं। तो उस युद्ध के घोड़े हैं जिनको यहाँ पर जीत चाहिए, वो हार के घोड़े नहीं है जो मैदान में उतरते ही वो भाग गए हैं। नहीं, अगर चीज़ें आपको थोड़ा कठिन लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप अगर उसमें लड़ रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है। फिर ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहे हैं तो हर एक वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है जो कठिन से कठिन भी है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। 24/7 में आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एज अ फ्रेंडली हमसे बात करिए, हमसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए। लेकिन इस बार एग्जाम को क्रैक करके रखना है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, ये आपको संकल्प लेकर ही चलना है, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली और ना ही आप बार बार तैयारी कर पाएंगे। टाइम भी जा रहा है, टाइम के साथ साथ एज भी बढ़ती जा रही, तो आपको सब कुछ मेंटेन करते हुए चलना है, इसलिए लापरवाही नहीं। 40 से 45 दिनों का जो भी शेष टाइम बचा हुआ उसको आप हमारे साथ व्यतीत करिए। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, नहीं समझ में आता, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी बता दीजिए, हमारे पास फ्री टाइम होगा, मैं उसको जरूर रिकवर करवाऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सभी स्टूडेंट को पता होगा। जो हमारी बॉडी है इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा, आप लोग देखिए जरा अपनी बॉडी को और बताइए फटाफट क्या है। सभी को यहाँ पर त्वचा को लॉक कर देना है। त्वचा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, त्वचा जिसको इंग्लिश में स्किन बोलते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पूरे शरीर को ढककर सुरक्षा प्रदान करती है और शरीर को बाहरी नुकसान से भी बचाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट को त्वचा के बारे में नहीं पता था, मैंने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया। बाय द वे, त्वचा की यहाँ पर डेफिनेशन ही पूछ ली जाए तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण। तो सभी को पता है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, देखिए, पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है बताइए, गैस, द्रव, ठोस या निर्वात। तो ध्वनि की गति की अगर बात करें तो ये ठोस माध्यम में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर देखिए, ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठोस में कण एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं, पास में होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस, द्रव, गैस क्रम में बहुत तेजी से चलती है, सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, देन आफ्टर गैस में तेजी से चलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, दयाराम साहनी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अच्छा, ये किस सन में की गई थी, अगर आपसे सन पूछा जाए तो याद कर लेना
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई कर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद अन्य स्थानों पर भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? का लेना ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। देखिए सप्तांग सिद्धांत एक राजनीतिक और शासन संबंधी सिद्धांत है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इसमें राज्य के 7 अंगों जैसे मंत्री, क्षेत्र, प्रजा आदि की बात की गई है, इसलिए अर्थशास्त्र आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन सभी को पता है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। क्यों बोलते हैं समुद्रगुप्त को? उसकी वीरता और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने समय में भारत के अधिकतर हिस्सों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए समुद्रगुप्त आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख आपको पता होना चाहिए, ये अशोक शासक से संबंधित है। अशोक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। थोड़ा सा जानकारी ले लेना कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में शासक अशोक के राजनीतिक और धार्मिक संदेश खुदे हुए हैं। ये भारत में अशोक के शासन और धर्म प्रचार का प्रमाण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। कब की गई थी? तो धर्मपाल ने 8वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह बौद्ध शिक्षा अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको आंखें बंद करके लगा देना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। मोहम्मद गौरी की सेनाएं आमने सामने आई थी और यह भारत में गौरी के आने से पहले का महत्वपूर्ण युद्ध था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, दीवान ए रियासत विभाग किसने शुरू किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो याद कर लेना, दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया विभाग था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासक में दीवान ए रियासत विभाग बनाया। यह विभाग राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था संभालता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर। डिटेल में देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। देखिए मराठा व अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई हो गई थी। यह युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए मराठा अहमद शाह अब्दाली आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्टिव ऑफ लैप्स नीति किसने शुरू की या किसने लागू की? आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो लॉर्ड डलहौजी को याद कर लेना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति स्टार्ट की गई थी, लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति लागू की थी। इसके तहत राजा के बिना उत्तराधिकारी होने पर उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाता था। इसे भारत में ब्रिटिश राज्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह। तो सभी को पता है इनका जो नेतृत्व किया गया था वो नाना साहब के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में, नाना साहब ने कानपुर में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया और कानपुर को एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सभी को पता, ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसका मतलब है कि देश का स्वराज यानी स्वतंत्रता भारतीय का जन्म से अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा ये सन 1917 में हुआ था। 1917 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? सी में दिया गया है। डिटेल में इसको भी भाई लोग पढ़ लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों के लिए शुरू किया। यह उनका पहला आंदोलन था जहां उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन सन 1942 में भारत आया था। 1942 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसको भी डिटेल में समझ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसका मकसद दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत को सहयोग के लिए राजी करना और स्वतंत्रता से संबंधित प्रस्ताव देना। यह मिशन असफल रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा जा रहा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? सन पूछा जा रहा है, तो ये सन 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुआ। इन सुधारों के तहत भारतीयों को प्रशासन और विधानमंडल में अधिक भागीदारी दी गई और डिपार्टमेंट जिम्मेदारियां दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का जो विभाजन था ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, राइट आंसर बन जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इसमें स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान बनाने की रूपरेखा तय की गई थी, इसलिए माउंटबेटन योजना आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आप सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक नारा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया था और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट ये किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। रॉलेट एक्ट होता क्या? देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत ब्रिटिश सरकार को कानूनी प्रक्रिया बिना सुनवाई के लोगों को जेल में रखने का अधिकार मिला। इससे भारतीय जनता में भारी विरोध हुआ और बाद में असहयोग आंदोलन की प्रेरणा मिली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आपको याद कर लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो अगर प्रमुख नगर आपसे पूछा जाए तो आपको हड़प्पा बताना है। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यहाँ सड़क, घर और नालियों की व्यवस्थित व्यवस्था मिली थी, जो इस सभ्यता की उन्नत तकनीक को दर्शाती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु सभ्यता जो थी ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और साम्राज्य को मजबूत बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किसके शासन काल में हुआ? तो कलिंग युद्ध जो था ये किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा धर्म की ओर लौटो का नारा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का स्वर्ण युग जो है ये क्या मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल या मुगल काल? तो आप सभी को पता होगा ये गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, विज्ञान, साहित्य और राजनीति में बहुत ही ज्यादा उन्नति हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये 1526 में हुआ था, आप सभी को पता। अच्छा, दूसरा युद्ध कब हुआ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। और क्लास कैसी लगी, 2 शब्द आपको क्लास के बारे में लिखना है। ये सब आपको समझने के लिए लिखा गया कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने आई और इस युद्ध में बाबर ने विजय पाई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? तो आप सभी को पता ये मेरठ से हुई थी। मेरठ आपका ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ। यहाँ के सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरठ को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ था कब? 1757 ईस्वी में। 1757 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको देख करके पढ़ लीजिएगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये होमवर्क के लिए रहेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास के लिए फीडबैक जरूर देना है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे अगर क्लास आपको बोरिंग लगे, एग्जाम आपके नज़दीक आ चुके हैं तो अब आपका पढ़ने में भी ज़्यादा मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो फेल होना देखना चाहता है आपका मन बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इसलिए मन पर आपको लगाम लगाना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। 40 दिनों की मेहनत क्या पता आपकी एक सीट रिकवर करवा दे, रिजर्व करवा दे। तो आप लोग प्लीज़ अभी आपको अपने एफर्ट पूरे लगा देने इस वैकेंसी के लिए। जितनी आपकी ताकत है पूरी ताकत आपको झोंक देना है। एक सीट आपको बस लेनी है, ओनली एक सीट। हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।